हेलो दोस्तों, आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। और देखो, कल जो संडे में क्यूज हुआ था उसमें क्या दिक्कत आ गई थी। जो टेलीग्राम है, मुझे ऐसा लगता है कि जो टेलीग्राम है वो 100 क्वेश्चन को एक साथ सपोर्ट नहीं करता। तो इसी की वजह से जो क्यूज था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। लगभग 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन के बाद में जो क्यूज था वो रुक जाता था। तो इसी की वजह से कल क्यूज पूरा नहीं हो पाया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो 30 अगस्त आने वाला है, 30 अगस्त में हम जुलाई मंथ की करंट अफेयर का ही टेस्ट लेंगे, लेकिन उसमें हम 50 क्वेश्चन ही रखेंगे। तो इस बार जो क्यूज है वो नहीं रुकेगा। तो इस तरह से हम क्यूज ले सकते हैं। तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लगातार कौन सी बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 8वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराया है और 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर इन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया है। देखो, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही राष्ट्र को यहाँ पर संबोधित क्यों करते हैं और वही झंडा क्यों फहराते हैं। देखो, जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया। तो इसी रीति रिवाज का पालन करते हुए हर साल लाल किले पर प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराया जाता है। और इस बार कुछ खास हुआ है। इस बार पहली बार जो हेलीकॉप्टर हैं, हेलीकॉप्टर का नाम है Mi-17 1V। तो इनके द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पर फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा की गई। तो इस बार यह पहली बार हुआ है फूलों की पंखुड़ियों की वर्षा। देखो, 15 अगस्त को भारत तो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता ही है, साथ ही साथ में 5 और देश हैं जो अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद कर सकते हो, जैसे बहरीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और एक और है लिस्टेस्टीन। तो आप इनका नाम भी याद कर लीजिए। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, या इसी को हम बोलेंगे पार्टीशन ऑनर्स रिमेम्बरेंस डे, हर साल किस दिन मनाया जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि एक नया दिवस मनाया जाएगा और उस दिवस का नाम क्या है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो यह दिवस कब मनाया जाएगा, यह दिवस मनाया जाएगा 14 अगस्त को। तो क्या हुआ था कि जैसे देश आज़ाद हुआ था तो उस समय लोगों के पास 2 ऑप्शन थे, चाहे तो वो पाकिस्तान में जा कर के रह सकते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में ही वो रह सकते हैं। तो क्या हुआ कि कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग जो पाकिस्तान में बसे हुए थे वो हिंदुस्तान आ गए। तो इस बीच में क्या हुआ कि जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हिंसा हुई, बहुत सारे लोगों की जान चली गई क्योंकि लोग इधर से उधर भागने लगे। तो इसी बीच में बहुत ही ज़्यादा लोगों की जान चली गई। तो इसी दिवस को याद करने के लिए, इसी की स्मृति के लिए ही इस दिवस की स्थापना की गई है। हाल ही में अशरफ गनी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो ये जो अशरफ गनी हैं ये अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और साथ ही साथ में ये जो अफ़गानिस्तान है वो अफ़गानिस्तान छोड़ कर के किसी और देश भाग गए हैं। तो क्या है कि कल ही मैंने आपको बताया था कि जो तालिबान है उसने जो अफ़गानिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है कंधार, उस पर कब्जा कर लिया है। तो बस अब काबुल ही बचा हुआ था जो अफ़गानिस्तान की राजधानी है। तो जो अशरफ गनी है वो अपनी जान बचा करके भाग गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये ठीक समय पर अफ़गानिस्तान से भाग चुके हैं। अगर हम अफ़गानिस्तान की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है काबुल और यहाँ की मुद्रा है अफ़गानी और यहाँ की संसद को हम बोलते हैं शोरा। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र स्थलों की रामसर सूची में जोड़ा गया है। तो ये जो आर्द्र स्थल है इसका मतलब समझ लेते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेट लैंड, वेट लैंड। तो इसका मतलब क्या होता है, वेट लैंड का मतलब, देखो लैंड का मतलब तो होता है भूमि, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर ये तो है भूमि। और वेट का मतलब गीला, गीले का मतलब पानी। तो यानी ऐसी भूमि
यानी ऐसी जगह जहाँ पर भूमि और पानी एक साथ होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं वेटलैंड या आर्द्र स्थल। तो ये जो आर्द्र स्थल थे ये रामसर सूची में जोड़े जाते हैं। देखो क्या हुआ था कि ऐसे जो स्थल हैं वो बने रहे, ऐसा ना हो कि ये समाप्त हो जाएं, तो इन्हीं के लिए ही क्या है कि इनको रामसर सूची में जोड़ा जाता है। तो मैं आपको इसको शुरुआत से बताता हूँ। देखो ईरान है, ईरान में एक शहर है जिसका नाम क्या है, रामसर। और इस शहर में क्या हुआ था, इस शहर में एक क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन के दौरान यह कहा गया था कि विश्व के जितने भी आर्द्र स्थल हैं उनकी सुरक्षा की जाएगी और उनको नष्ट होने से बचाया जाएगा। तो उसी के बाद से ही जो ये आर्द्र स्थल हैं उनको रामसर सूची में जोड़ा जाता है। तो हाल ही में भारत के 4 आर्द्र स्थलों को रामसर सूची में जोड़ा गया है। उनमें से 3 तो ये हैं, तो मैं आपको उनका नाम दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, एक तो है थौल, एक है वाना, और एक है सुल्तानपुर, और एक है भिंडावास। तो ये जो चारों हैं आप इनका नाम याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप यह भी याद कर लीजिए कि अब भारत में कुल मिलाकर के 46 रामसर स्थल हैं। रामसर का मतलब क्या है, रामसर का मतलब क्या है कि रामसर की ये सूची में शामिल हो गए हैं। निम्नलिखित में से किस नगर निगम ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्लीन सिटी ऐप लॉन्च किया है? तो आप यहाँ पर देखिए क्लीन सिटी ऐप, तो यह लॉन्च किया गया है उत्तर दिल्ली नगर निगम के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो लोग हैं वो स्वच्छता की ओर ध्यान दें, साथ ही साथ अगर उनको दिल्ली में कोई भी दिक्कत आती है तो वो इस ऐप की सहायता से शिकायत भी कर सकें। माई ई हार्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? देखो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और हार्ट का मतलब क्या होता है, हार्ट का मतलब होता है बाज़ार। तो ये जो पोर्टल है यानी ये जो वेबसाइट है यह किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यह लॉन्च की गई है HCL टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। और इसका क्या मतलब है, इसका उद्देश्य है कि जो कारीगर हैं वो अपना सामान इस वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं और डायरेक्ट ही वो जो उपभोक्ता हैं उनको सामान वो बेच सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो बिचौलिया हैं उनका जो रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, बिचौलिया का रोल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। सैगो नामक सलाहकार समूह का गठन किसने किया है? सैगो, तो इस सलाहकार समूह का गठन किया गया है WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और आप यहाँ पर बीच में देख सकते हो ये हैं WHO के निदेशक, और इनका नाम क्या है, टेड्रोस अधानोम। तो WHO के द्वारा सैगो नामक सलाहकार समूह का गठन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, देखो जैसे कि आप सुनते ही होंगे कि पहले कोरोना वायरस आया और उसके बाद नए नए वायरस आते रहते हैं, मतलब नए नए वायरस आ रहे हैं। तो जैसे नए नए वायरस आ रहे हैं तो इनका कारण क्या है और इनकी उत्पत्ति किस स्थान से हो रही है, तो इसी की वजह से ही इस सलाहकार समूह का गठन किया गया है। चलिए WHO के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम। सैटेलाइट फ़ोन वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बन गया है? तो जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय उद्यान का नाम है काजीरंगा, जो कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है असम के अंदर। और सैटेलाइट फ़ोन का मतलब क्या है? देखो ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह 450 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इतने जगह में जो यहाँ की रक्षा करते हैं, जो लोग इसकी सिक्योरिटी करते हैं, वो इतनी जगह का ख्याल नहीं रख सकते, क्योंकि जो यहाँ पर जो शिकार हो सकता है, यहाँ पर अवैध शिकार हो सकता है। तो इसी की वजह से ही क्या है कि सैटेलाइट फ़ोन लॉन्च किया गया है। अब जैसे जो नॉर्मल फ़ोन आते हैं, अब जैसे 450 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है तो यहाँ पर तो टावर नहीं हो सकते, तो ये जो उद्यान है इसके अंदर नेटवर्क नहीं आ सकते। तो जब नेटवर्क नहीं आएंगे तो ये वाले जो सेल फ़ोन है वो काम नहीं करेंगे, तो इसकी जो सेफ्टी है वो नहीं की जा सकती। तो इसी की वजह से यहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन लॉन्च किए गए हैं। तो जो असम है, असम के बारे में आप जान सकते हो। असम के अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो असम में कुल मिलाकर के 7 राष्ट्रीय उद्यान है। और जो अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? दिहिंग पटकोई।
तो आप इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि इसको हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब किस राज्य में स्थापित की गई है? तो आप यहाँ पर देखिए, ये हैं केरल के मुख्यमंत्री, और इन्होंने जो ड्रोन फोरेंसिक लैब है उसकी स्थापना की है। तो यह स्थापित की गई है केरल के अंदर। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जैसे कोई भी ड्रोन हमला होता है तो उसके बारे में पता लगाया जा सके कि यह हमला किसने किया है। और अगर हम केरल की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं नादिर गोदरेज। और अगर हम इससे पहले वाले अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम है आदि गोदरेज। इन्होंने हाल ही में अपना इस्तीफ़ा दे दिया है, और इनकी जगह पर इनके जो छोटे भाई हैं नादिर गोदरेज, ये इसके अध्यक्ष बने हैं। किसने भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी की है? तो इसको जारी किया गया है, ये हैं जितेंद्र सिंह। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो जारी की है। इंडिगो ये इसका नाम है जीनोमिक चिप का। और इसका मतलब क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये गाय की कई सारी प्रजातियाँ हैं जिनका नाम क्या है? गिर, कांकरेज, साहिवाल, ओंगाल। तो ये जो प्रजाति हैं क्या है कि धीरे धीरे इनका ये जो है धीरे धीरे ये नष्ट हो रही हैं, या इनको ये एक तरह से आप समझ सकते हो कि ये परिवर्तित हो रही हैं। पहले इनकी नस्ल और कैसी थी, लेकिन इनकी जो नस्ल है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। तो इनकी जो नस्ल है वो ना बदले, इनकी जो नस्ल है वो संरक्षित रहे। तो इसी की वजह से ही इस चिप का आविष्कार किया गया है। इस चिप में क्या रहेगा? इस चिप में ये जो गाय हैं इनका जो डीएनए है, डीएनए सैंपल इसमें रखा जा सकता है। तो ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ये कौन है? ये राज्य मंत्री हैं, और इनके पास बहुत सारे विभाग हैं, आप उनको देख सकते हो। अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, बाकी के बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है, और इसकी घोषणा इन्होंने गुजरात राज्य में की है। और ये जो वाहन स्क्रैपिंग नीति है, इसका मतलब क्या है कि जो पुराने वाहन हैं जिनकी आयु 20 वर्ष से ज़्यादा है, उनको क्या किया जाएगा? उनको इस तरह से स्क्रैप कर दिया जाएगा, और उसकी जगह पर आप नया वाहन खरीद सकते हो। और उसके बदले में आपको जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, जैसे आप वाहन खरीदते हो तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो आपको उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ हो जाएगी। साथ ही साथ में जितनी आपकी जो पुराने वाहन की कीमत थी वो भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।